जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग अपना लेक्चर 5 जो है ऑडिट एंड एश्योरेंस का वो स्टार्ट करेंगे। इससे पहले जो लेक्चर था उसके अंदर हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट्स ही किए थे, लेकिन उसका वो पार्ट 1 था जिसके अंदर हमने कुछ डेफिनिशंस या कुछ कॉन्सेप्ट्स आप कह लें ऑडिट से रिलेटेड उनको लर्न किया था, जो कि ऐसी टर्म्स हैं जो कि फ्रीक्वेंटली यूज़ होती हैं ऑडिट के अंदर। तो हमें उसके लिए उनकी नो हाउ होना ज़रूरी थी। अब जी हमारे पास कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम लोग आज देखेंगे। सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द इन्वॉल्विंग पार्टीज़, बेसिकली हम आज उसकी बात करेंगे कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द इन्वॉल्विंग पार्टीज़ के जो इन्वॉल्व होती हैं पार्टीज़ वो कौन कौन सी हैं। जो यहाँ पे इन्वॉल्विंग पार्टीज़ का क्या मतलब है, जो कि ऑडिट के अंदर इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, अच्छा, सबसे पहली जो पार्टी है वो हमारी मैनेजमेंट होती है, बिल्कुल ठीक है। जो कि मैंने आपको बताया कि हमारी जो स्टोरी चल रही थी ऑडिट की उसके अंदर वो मिस्टर बी था आई गेस, और उसके बाद ऑडिटर्स होते हैं, ठीक है। उसको आप मिस्टर सी कह लें क्योंकि मिस्टर ए जो था वो शेयर होल्डर था, यानी कि स्टेक होल्डर्स थे। उसके बाद बी जो है वो हमारा मैनेजमेंट था, और सी जो है वो बेसिकली ऑडिटर था। इसके बाद जी हमारे पास आता है स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स कौन से होते हैं? बेसिकली वो शेयर होल्डर ही होते हैं, क्योंकि यूज़र ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जिनको ऑडिट रिपोर्ट जानी है, ठीक है, जिनको मैनेजमेंट जो है वो आंसरेबल है, ठीक है, जिनके टुवर्ड्स वो स्टीवर्ड हैं, जिनके टुवर्ड्स वो अकाउंटेबल हैं, वो बेसिकली शेयर होल्डर्स ही होते हैं। लेकिन स्टेक होल्डर्स का यहाँ पर मतलब शेयर होल्डर आप ले सकते हैं, लेकिन इस बात को भी कंसिडर करना ज़रूरी है कि स्टेक होल्डर्स सिर्फ शेयर होल्डर नहीं होते, बल्कि शेयर होल्डर एक कह लें एक किस्म है स्टेक होल्डर की, ठीक है। स्टेक होल्डर आपका बैंक भी हो सकता है, जो भी यूज़र ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है या फिर जिसको ऑडिट रिपोर्ट सबमिट की जाएगी, ठीक है, वो हमारा क्या बन जाएगा? स्टेक होल्डर बन जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल बैंक है, ठीक है, उसने हम कंपनी है, हम बैंक के पास गए, ठीक है, कोई लोन अप्रूव करवाने के लिए, तो उन्होंने कहा आप हम अपनी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारे पास लेकर आएँ, ठीक है, ताकि हम उस बेस पर जज कर सकें कि आपके जो करंट एसेट्स हैं, ठीक है, वो इतने हैं कि आप हमारी ये लायबिलिटी जो आप ले रहे हैं ये सेटल कर सकें फ्यूचर के अंदर। इसी तरह से कोई फोरकास्ट अगर आप बना रहे हैं, ठीक है, तो अगर कोई कंपनी जिसके साथ आपने कोई जॉइंट वेंचर करना है, या फिर आप कोई कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करना चाहते हैं किसी और कंपनी के साथ, तो वो आपके प्रॉफिट्स वगैरह की अगर कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहेगी कि भाई आपके कितने एसेट्स हैं आपकी कंपनी के अंदर, कितनी लायबिलिटीज़ हैं, कितनी आपकी करंट रेशो कितनी है, आपकी ग्रॉस प्रॉफिट रेशो कितनी है, ठीक है, इस तरह की जितनी भी डिटेल्स हैं अगर वो लेना चाहेंगी तो वो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मंगवाएंगी, ठीक है। तो अब वो भी आपके स्टेक होल्डर्स बन जाते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट, अगर फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट भी एक स्टेक होल्डर है कंपनी की, गवर्नमेंट जो है वो कह सकती है जी आप अपनी जो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं इनको ये करवा के लाएं, ताकि हम देख सकें कि आप हमारे जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे। कंपनी जो है वो भी तो आंसरेबल है ना टुवर्ड्स द गवर्नमेंट। कंपनी जो होती है उसके जितने स्टेक होल्डर्स होते हैं, याद रखें, वो सब को आंसरेबल होती है। लेट इट बी शेयर होल्डर, लेट इट बी द गवर्नमेंट, लेट इट बी एनी बैंक, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। बट यहाँ पर टू बी स्पेसिफिक हम लोग अगर ऑडिट की बात करें तो मोस्टली यहाँ पर स्टेक होल्डर जब भी मैं वर्ड यूज़ करूँगा तो वो शेयर होल्डर की सेंस में ही यूज़ होगा, कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो बेसिकली इन्हीं तीन पार्टीज़ के इर्द गिर्द जो है वो घूमेगा, ठीक है। मतलब तीन पार्टीज़ की बार बार इन्वॉल्वमेंट होती जाएगी, ठीक है जी। आगे अब हम लेक्चर मूव ऑन करते हैं। सबसे पहला है जी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ मैनेजमेंट। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ मैनेजमेंट क्या हैं कि हमने पढ़ा कि मैनेजमेंट भी एक इन्वॉल्विंग पार्टी है इन द प्रोसेस ऑफ ऑडिट, ठीक है। तो उनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, मैनेजमेंट की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं टुवर्ड्स
द ऑडिट, यानी कि ऑडिट पर्पस के लिए मैनेजमेंट की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जिसके अंदर सबसे पहली जी हेडिंग है ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अब मैनेजमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ना वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है जी उनकी ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और एक उनकी स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, ठीक है। तो हम इनको पार्ट्स के अंदर पढ़ेंगे। सबसे पहले जी, फॉर द प्रिपरेशन, मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल्स अकॉर्डिंग टू AFRF। हमने पढ़ा है अभी पिछले लेक्चर के अंदर कि AFRF वो सूटेबल क्राइटेरिया है जो कि मैनेजमेंट अडॉप्ट करती है फाइनेंशियल्स को बनाने के लिए। तो और हमने ये भी पढ़ा था कि उनके लिए कुछ कंसिडर करना कुछ चीज़ें ज़रूरी है, जैसे कि नेचर ऑफ़ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, लीगल रिक्वायरमेंट्स आप पे क्या अप्लाई होती हैं, आपके बिज़नेस का नेचर क्या है, ठीक है, आपकी कंपनी का नेचर क्या है, ये सारी चीज़ें भी ज़रूर, आपकी इंडस्ट्री जो है वो किस एरिया, वो किस सेक्टर में है, उनके अकॉर्डिंग फिर AFRF जो होता है वो सिलेक्ट किया जाता है। तो बेसिकली सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो मैनेजमेंट की वो क्या है, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है, कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना किसकी जिम्मेदारी है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैनेजमेंट की। वो और कोई नहीं बनाएगा, वो सिर्फ कंपनी की मैनेजमेंट ही बनाती है। ठीक हो गया जी। इसके बाद हमारे पास आता है फॉर डिज़ाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल। बहुत स्टार्ट के जो लेक्चर था उसके अंदर मैंने आप लोगों को इंटरनल कंट्रोल के बारे में थोड़ी सी बात की थी आपसे, ठीक है, और बाद में ये भी कहा था कि इसका एक बहुत वास्ट टॉपिक है, ये बहुत डिटेल टॉपिक है जो कि हम आगे एक एज अ फुल चैप्टर जो है वो हम पढ़ेंगे। फ़िलहाल समझने के लिए कि इंटरनल कंट्रोल्स मैंने आपको बताया था वो पॉलिसीज़ और प्रोसीजर्स होते हैं, ठीक है, वो प्रोसेस होता है जिसके थ्रू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गुजरती हैं, ठीक है, बनकर आती हैं, जिसके थ्रू वो गुजर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपके पास आती हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जितना इंटरनल कंट्रोल स्ट्रॉन्ग होगा कंपनी का, उतनी ही रिलायबल होंगी वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो उसके थ्रू गुजर के, जो उसके थ्रू बनकर निकलती हैं। तो वो इंटरनल कंट्रोल जो है उसकी डिज़ाइनिंग और इम्प्लीमेंटेशन, खाली डिज़ाइनिंग भी इम्पॉर्टेंट नहीं है जितनी इम्प्लीमेंटेशन इम्पॉर्टेंट है। डिज़ाइन करके छोड़ दिया, CCTV कैमरास लगा के छोड़ दिए अगर, ठीक है, और आप कह रहे हैं जी कि हमने इंटरनल कंट्रोल डिज़ाइन करनी है, अब आगे उसकी इम्प्लीमेंटेशन करने की ज़रूरत नहीं है। बनाना सिर्फ काफ़ी नहीं होता, उसकी इम्प्लीमेंटेशन को यकीनी बनाना जो है दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। के मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल है कि वो जो इंटरनल कंट्रोल डिज़ाइन करे, ना सिर्फ उसको डिज़ाइन करे बल्कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है उसको भी यकीनी बनाए। ठीक है जी, दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी जो कि ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैनेजमेंट की। द थर्ड इज़ फॉर प्रोवाइडिंग, द मैनेजमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग ऑल रिक्वायर्ड एंड नेसेसरी एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट। यानी कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम ऑडिटर हैं, हम एक कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं, उस कंपनी की मैनेजमेंट से अगर हमें कोई ऑडिट पर्पस के लिए अपने प्रोसेस को, अपने प्रोसीजर्स के लिए हमें कोई एविडेंस चाहिए, ठीक है, या कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, कि जी हमने आपके ये सेल्स रिकॉर्ड जो है ना वो चेक करना है, हमें आपके सेल्स लेजर दिखाएं जी, बुक्स ऑफ अकाउंट्स दिखाएं अपनी, ठीक है। तो इस तरह की जितनी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, चाहे वो रिटन इन्फॉर्मेशन हो, चाहे वो आप कह दें इंक्वायरी की फॉर्म में, चाहे वो इंक्वायरी की फॉर्म में हो, यानी कि अगर मैनेजमेंट जो है, ठीक है, हमने किसी स्टाफ से जो है, उनके किसी पर्सनल से अगर कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है, कोई क्वेरी का आंसर एड्रेस करवानी है, तो वो उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैनेजमेंट की कि वो हमें प्रोवाइड करें जितनी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है, जितनी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है, और कोई अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन एक ऑडिटर जो है, ठीक है, वो मैनेजमेंट से जानना चाहता है फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट। ये याद रखना है कि ये ऑडिट पर्पस के लिए है, ठीक है, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, लेकिन सिर्फ ऑडिट पर्पस के लिए। ऑडिट पर्पस का मतलब है सिर्फ ये ऑडिटर को ये जो है वो प्रोवाइड कर सकती हैं रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन, नेसेसरी इन्फॉर्मेशन एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन। तो वो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ये सारी चीज़ें ऑडिटर को प्रोवाइड करे अगर ऑडिटर उनसे बोलता है। द नेक्स्ट इज़ फॉर प्रोवाइडिंग अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू इट्स पर्सनल। ये मैंने बता दिया कि अगर ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ जो रिटन डॉक्यूमेंट्स हैं वही ऑडिटर जो है वो रिक्वायर करे मैनेजमेंट से, हो सकता है उन्होंने कोई स्टाफ मेंबर से या कोई क्रू मेंबर से जो है वो पूछना हो। तो अब जाहिर सी बात है कि ऑडिटर जो है वो खुद, याद रखें, ऑडिटर कोई ऐसा काम नहीं करता, ठीक है, जब तक कि मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी जो है ना वो उसको इजाज़त ना दे दे इन द फॉर्म ऑफ रिटन रिप्रेजेंटेशन।
ऑडिटर जो है वो खुद से जाकर उस पर्सनल से इंफॉर्मेशन रिक्वायर नहीं कर सकता, कुछ पूछताछ नहीं कर सकता जब तक कि मैनेजमेंट उसको अलाउ ना करे। ठीक है, तो ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। ऑडिट स्टैंडर्ड्स कहते हैं कि आपने ऑडिटर को वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन, वो सारी की सारी नेसेसरी इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन के साथ साथ उन अपने पर्सोनल से, अपने स्टाफ से, ठीक है, अपने जितने भी बंदे हैं जो आपकी कंपनी में काम कर रहे हैं, ठीक है, उन सब को आपने अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस जो है ऑडिटर को प्रोवाइड करनी है कि वो उन लोगों से पूछताछ कर सके फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट। अगर कोई चीज़ मैनेजमेंट से रिलेटेड उन्होंने पूछनी है, कंपनी के बिजनेस से रिलेटेड कुछ पूछनी है, किसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के किसी कंपोनेंट से रिलेटेड पूछना, फॉर एग्जांपल सेल्स मैनेजर से, अगर कंपनी के सेल्स मैनेजर से ऑडिटर ने पूछना है कि जी बताइए सेल्स की फिगर जो है, ठीक है, इसके बैक एंड पे क्या आपका वो सारे का प्रोसेस आ रहा है, कहाँ है जी इसकी सेल्स इनवॉइसेस, कहाँ है। फॉर एग्जांपल कोई एक ट्रांजैक्शन है, उसकी वो सेल्स इनवॉइसेस जो है वो उस बंदे से पूछ सकता है, या वो रिटन डॉक्यूमेंट रिक्वायर कर सकता है जो एविडेंस की फॉर्म में वो यूज़ करेगा, या फिर वो किसी बंदे से जो है वो पूछ सकता है। तो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये अकॉर्डिंग टू द ऑडिट स्टैंडर्ड्स कि वो उसको अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस जो है वो प्रोवाइड करे, रिस्ट्रिक्ट नहीं करना किसी भी मामले में ऑडिटर को, इन चारों मामले में। ठीक है जी, आगे अब हम चलते हैं। ये तो था हमारा मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी विद ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की अगर बात करें। अब अगर आगे हम चलें तो आगे हमारे पास आती हैं जी स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो वो हैं जो कि मैनेजमेंट ने हर हाल में पूरी करनी है। ठीक है, वो तो इन जनरल है, ओवरऑल है, ठीक है, उनको तो पूरी करना ऑडिट स्टैंडर्ड्स ने कहा हुआ है। आगे जो स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं ये भी ऑडिट स्टैंडर्ड्स ने कहा हुआ है मैनेजमेंट को एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, उनकी है कि वो इनको फुलफ़िल करें, लेकिन ये विद रिस्पेक्ट टू सर्कमस्टांसेस जो है वो अराइज होती हैं। ज़रूरी नहीं है मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ज़रूर मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन सब स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी वो एड्रेस करे, लेकिन ये सर्कमस्टांसेस के हिसाब से हैं और ये लिमिट नहीं होती। ठीक है, ये लिमिट नहीं होती क्योंकि ऑडिट के अंदर जितने भी एक्टिविटीज़ होती हैं, जितनी भी एक्टिविटीज़, जितने भी टास्क होते हैं, ठीक है, जो कि मैनेजमेंट जिसमें इन्वॉल्व होती हैं, उनसे रिलेटेड मैनेजमेंट की कहीं ना कहीं कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिट स्टैंडर्ड जो होते हैं वो डिफ़ाइन करते हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ मैं आपको चार जो मेन कह लें या मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कह दें स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अंदर, उनकी मैं डिस्कशन करूँगा यहाँ पर। बाकी मैंने आपको लिख दिया यहाँ पर कि इट डज़ नॉट लिमिट, यानी ये वो लिस्ट नहीं है कि ये लिमिटेड लिस्ट है, ठीक है ना, इसके बियॉन्ड भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं मैनेजमेंट की, हर जगह मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है, तो जो कि ऑडिट स्टैंडर्ड्स जो हैं उन्होंने डिफ़ाइन की हुई हैं। लेकिन सिर्फ चार मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा, ठीक है, जो कि मेरी नज़र में थोड़ी इंपॉर्टेंट है, और बाकी ये सब के अलग-अलग चैप्टर्स जो हैं वो आप लोग आगे पढ़ेंगे मेरे साथ, ठीक है, जिसके अंदर बहुत ही डिटेल के अंदर इन सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से रिलेटेड या इन सब सब्जेक्ट्स से, इन सब टॉपिक्स से रिलेटेड जो है आगे पूरी डिटेल जो है वो ऑडिट स्टैंडर्ड्स के अंदर हम लोग आगे पढ़ेंगे, जो आपके सब आगे चैप्टर्स आएंगे। ठीक है जी, तो सबसे पहले जो हमारी स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी में है वो है जी गोइंग कंसर्न रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम लोगों ने अकाउंटिंग के अंदर स्टार्ट के अंदर एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था गोइंग कंसर्न, जो कि नॉर्मली टीचर्स जो होते हैं वो सबसे स्टार्ट के अंदर ये वाला टॉपिक, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग का, इसको डिस्कस करते होते हैं कि गोइंग कंसर्न क्या चीज़ होती है जी। गोइंग कंसर्न का मतलब होता है कि मैनेजमेंट ने इंश्योर करना है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो कंपनी मैनेज कर रही है उसकी गोइंग कंसर्न जो है उसका ध्यान रखे। गोइंग कंसर्न का मतलब कि वो कंपनी अगले 1 साल तक अपने जितने ऑपरेशंस हैं वो कंटिन्यू करेगी, ठीक है, वो कंपनी बंद नहीं होगी, उस कंपनी के ऑपरेशंस जो है वो कंटिन्यू रहेंगे अगले 1 साल तक, कम से कम अगले 1 साल तक, आगे जितने मर्जी चलें लेकिन कम से कम अगले 1 साल तक फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर जो कंपनी है वो चलेगी। ठीक है, तो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो गोइंग कंसर्न एवैल्यूएशन कंपनी की हर साल करे, ताकि जिससे वो स्टेक होल्डर्स को, डिफरेंट शेयर होल्डर्स को जो है वो कॉन्फिडेंस में ले सके कि भाई ये कंपनी जिसके अंदर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं ये इसकी फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी के अकॉर्डिंग जो है ये जो करंट स्टेटस है वो ये है, गोइंग कंसर्न जो है इसकी पॉजिटिव है कि ये आगे अगले 1 साल तक चलेगी। ठीक है जी, इसके बाद आती है जी फ्रॉड। हमने पढ़ा था इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट के अंदर कि एक
जो ऑडिटर होता है वो कभी भी एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं प्रोवाइड करता किसी भी केस के अंदर। क्यों नहीं करता? क्योंकि इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट एग्जिस्ट करती हैं, कुछ ऐसी लिमिटेशंस एग्जिस्ट करती हैं, जो कि कुछ ऐसे हर्डल्स एग्जिस्ट करते हैं ऑडिटर के रास्ते के में, जो कि ऑडिटर के प्रोसीजर्स को, ऑडिटर की थिंकिंग को लिमिट कर देते हैं। वो उससे आगे नहीं जा सकता, जिसकी वजह से जब वो काम पूरा परफॉर्म नहीं कर सक रहा तो इसलिए वो एब्सोल्यूट एश्योरेंस भी नहीं दे सकता उस मामले के अंदर। उसी के अंदर हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि इनहेरेंट लिमिटेशन है ये एक, कि हो सकता है कंपनी की जो मैनेजमेंट है, ठीक है, या जो उनका स्टाफ है, वो किसी फ्रॉड या कोलूजन के अंदर इन्वॉल्व हों, ठीक है, उन्होंने कोई ऐसा काम किया हो जिसके अंदर उनकी नीयत जो है वो फ्रॉड करने की थी, ठीक है। तो अब इससे रिलेटेड भी जो है मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। ऑडिट स्टैंडर्ड्स कहते हैं कि मैनेजमेंट जो है वो फ्रॉड डिटेक्ट करना, ठीक है, अगर तो वो खुद से कर सकती है, अगर उसने नहीं किया, उसके किसी स्टाफ मेंबर ने किया है, तो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो फ्रॉड से रिलेटेड जो है उसकी जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टैंडर्ड्स कहते हैं वो सारी की सारी उनको फुलफिल करे और स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग जो है उस मैटर को डील करें। आगे इनकी जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ये सब टॉपिक्स जो है आगे बहुत डिटेल के अंदर एक्सप्लेन होंगे, इसीलिए अभी मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक बेसिक ओवरव्यू दे रहा हूँ ताकि आपको पता लग जाए कि स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अंदर क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। और भी बहुत सी हैं, लेकिन ये लिस्ट जो है ये लिमिटेड सी मैंने आपके सामने रखी है। आगे जी आता है रिलेटेड पार्टी से रिलेटेड। रिलेटेड पार्टी क्या होती है? मैनेजमेंट के जिस तरह के हम हैं ना, ठीक है, हमारे रिलेटेड पार्टीज़ कौन सी होंगी? हमारे सिबलिंग्स, हमारे फैमिली मेम्बर्स, हमारे फ्रेंड्स, आगे हमारे कोलीग्स, ठीक है, इस तरह के जितने भी ये सारे के सारे होंगे ये हमारे रिलेटेड पार्टीज़ होंगी, यानी कि हमारे रिश्तेदार वगैरह जिनको कहा जाता है। तो कंपनी भी इस तरह से, कंपनी के भी कुछ रिश्तेदार होते हैं, ठीक है। अब वो कंपनी के जिससे कंपनी कनेक्टेड होती है, ठीक है, जिससे कंपनी के रिलेशनशिप्स होते हैं, डिफरेंट रिलेशनशिप्स होते हैं, जैसे कि कंपनी के डायरेक्टर्स, उसी कंपनी के डायरेक्टर्स जो है वो उसकी रिलेटेड पार्टी होगी, उसी कंपनी के शेयर होल्डर्स उसकी रिलेटेड पार्टी होगी, उसी कंपनी की एसोसिएट्स जो हैं, एसोसिएटेड कंपनीज जो हैं, जिसके अंदर सेम जो लोग हैं उनकी शेयर होल्डिंग है या वो डायरेक्टरशिप होल्ड करते हैं, जिससे लॉ में आपने पढ़ा है एसोसिएटेड कंपनी की डेफिनेशन, ठीक है। तो उसकी एसोसिएट्स जो हैं वो उसकी रिलेटेड पार्टी होंगी। उस कंपनी की होल्डिंग कंपनी जो है, ठीक है, जो उसको होल्ड करती है, जो उस पर पावर कंट्रोल रखती है, वो उसकी रिलेटेड पार्टी होगी। उसी कंपनी की सब्सिडरी जो है, ठीक है, वो उसकी रिलेटेड पार्टी होगी। इसी तरह से काफ़ी ज़्यादा जो है वो कंपनी के रिलेटेड पार्टीज़ हो सकती हैं। तो उनसे रिलेटेड भी मैनेजमेंट की जो है वो स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है विद रिस्पेक्ट टू ऑडिट स्टैंडर्ड्स के। आप जो है वो ऑडिटर को, जो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ आगे, कि ऑडिटर जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऑडिटर जो है, ठीक है, उसको आप, अगर वो आपसे कोई रिक्वायर करता है इन्फॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू रिलेटेड पार्टी, तो आपकी जितनी ट्रांजैक्शंस होती हैं विद योर रिलेटेड पार्टीज़ और उनकी आपकी जितनी रिलेशनशिप्स है विद योर रिलेटेड पार्टीज़, वो सारी की सारी आप ऑडिटर को मेंशन करेंगे, लिख कर देंगे, ताकि ऑडिटर को पता लग सके उसकी इन्फॉर्मेशन में ये सारी चीज़ें हों। ये ऑडिट स्टैंडर्ड्स रिक्वायर करते हैं कि मैनेजमेंट जो है वो अपनी रिलेटेड पार्टीज़, कंपनी जो है वो अपनी रिलेटेड पार्टीज़ सारी की सारी थ्रू मैनेजमेंट जो है वो ऑडिटर के हवाले करेगी, यानी कि उनके नाम जो हैं और उनसे जितनी ट्रांजैक्शंस हुई हैं ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है, वो सारी की सारी मैनेजमेंट ऑडिटर को बताएगी, ताकि कोई अनसर्टेनिटी का एलिमेंट ना रह सके, ठीक है, यानी कि कोई कन्फ्यूजन ना रह सके। इस वजह से बेसिकली सब्सिक्वेंट इवेंट्स क्या होते हैं, ये आप लोगों ने आई गेस FAR 2 के अंदर पढ़ा होगा कि IS 1037 के अंदर, कि जब कंपनी का ईयर एंड होता है, ठीक है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो होती हैं वो बन जाती हैं, ठीक है। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन गई, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनने के बाद, ठीक है, यानी ईयर एंड होने के बाद अगर कंपनी के कोई ऐसे इवेंट्स होते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल कंपनी के अंदर जो है वो कोई फायर ब्रोक आउट हो जाता है, कोई आग वगैरह लग जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से उसकी इन्वेंट्री जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, या कोई फिक्स्ड एसेट्स जो है उसकी कंपनी के अंदर पड़े हुए वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है, कोई रिकॉर्ड्स जल जाते हैं, कुछ भी ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो दैट इज़ बेसिकली अ सब्सीक्वेंट इवेंट। व्हाई? बिकॉज दैट हैपेंड सब्सीक्वेंट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपरेशन, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर होने के बाद ये इवेंट अकर हुआ, ठीक है, तो इस वजह से हम इसको क्या कहेंगे? दैट इज़ अ सब्सीक्वेंट इवेंट। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम लोग एग्जांपल लें हमारे डेटर्स की,
जो हमारे रिसीवेबल्स होते हैं, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल एक ऐसा बंदा था जो कि ईयर एंड पर हमारा रिसीवेबल था, जिससे हमने फॉर एग्जांपल 10 मिलियन रुपीज़ लेने थे, ठीक है। अब वो ईयर एंड तक तो हमारी यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में तो उसका बैलेंस जो है वो हमारा डेबिट बैलेंस होगा रिसीवेबल का, ठीक है, वो हमारा डेटर होगा। लेकिन हो सकता है कि ईयर एंड के बाद सब्सिक्वेंट टू द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो बैंकरप्ट हो जाए, ठीक है, उसका दिवालिया निकल जाए, मतलब उसके पास कुछ रहे ही ना हमें देने के लिए। तो अब हम क्या, अब ये एक ऐसा इवेंट है जो कि हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की किसी न किसी लाइन आइटम को, किसी न किसी फिगर को अफेक्ट करता है। सब्सिक्वेंट इवेंट हर वो इवेंट होगा जो कि ईयर एंड के बाद होने वाले किसी इवेंट जो है, ठीक है, वो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बनी हुई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की कोई ना कोई फिगर जो है उसको अफेक्ट कर रहा होगा, जिसकी वजह से हमें उसको करेक्ट करना पड़ेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर। कोई फिगर जो है जो गलत जो है हो गई होगी, या जिसके अंदर कोई मसला हो गया होगा उस इवेंट की वजह से, कोई करेक्शन रिक्वायर्ड होगी, तो वो करेक्शन करना जो है वो हमारे जो IAS हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, वो रिक्वायर करते हैं कि हम जो है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को या तो जो है वो करेक्ट करें, ठीक है, या फिर जो भी उसका ट्रीटमेंट होता है अकाउंटिंग के अंदर वो करें। आगे हम पढ़ेंगे ऑडिट के अंदर भी, ऑडिट रिपोर्ट के पोर्शन के अंदर जब हम डिफरेंट क्वेश्चंस जो है उनको डील करेंगे, कोई केस स्टडीज़ होंगी, तो उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से कौन सा स्टैंडर्ड जो है वो हिट होता है और किस सब्सिक्वेंट इवेंट जो है उसकी वजह से क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट उसका होता है। फिलहाल आपको जानना सिर्फ इतना ज़रूरी है कि सब्सिक्वेंट इवेंट्स क्या होते हैं। सब्सिक्वेंट इवेंट्स जो होते हैं वो एक ऐसे इवेंट्स होते हैं जो कि ईयर एंड के बाद यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की प्रिपरेशन के बाद जो है वो अकर होते हैं, और उनकी वजह से बनी हुई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की कोई ना कोई फिगर हिट होती है, ठीक है, जिसके अंदर करेक्शन रिक्वायर्ड होती है, जिसके अंदर कोई कोर्स ऑफ एक्शन रिक्वायर्ड होता है उनको करना, ताकि गलत इन्फॉर्मेशन जो है वो यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तक ना पहुंचे, बल्कि करेक्ट सही अमाउंट जो है वो सही जो इन्फॉर्मेशन है वो उन तक पहुंचे। तो इससे रिलेटेड भी मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं कि ऑडिटर जो होता है उसको वो जितने सब्सिक्वेंट इवेंट्स आफ्टर द ईयर एंड जो है वो हुए हैं उनकी इन्फॉर्मेशन दे, उनको बताए उसको, ठीक है, ताकि ऑडिटर जो है अगर कोई गलती है या उसकी कोई कन्फ्यूजन है उसको वो दूर हो जाए। आगे बहुत डिटेल के अंदर सब्सिक्वेंट इवेंट्स का भी जो चैप्टर होगा वो आएगा, जब जो चैप्टर आएगा मैं तब ही उसको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। फिलहाल यहाँ पर आपके लिए जानना जो है वो ज़रूरी है, वो सिर्फ यही है कि सब्सिक्वेंट इवेंट होते क्या हैं, ठीक है, और मैनेजमेंट जो है, ठीक है, वो किस तरह से रिलेट करती है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किस तरह से रिलेट करती हैं सब्सिक्वेंट इवेंट से। उनकी जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं डिटेल में, वो सारे का सारा एक स्टैंडर्ड है पूरा सब्सिक्वेंट इवेंट से रिलेटेड, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक हो गया जी। तो ये थी मैनेजमेंट की ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जिसके अंदर हमने ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी पढ़ी हैं, और उसके बाद हमने स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको भी हमने डिस्कस किया। आगे जी हमारी दूसरी पार्टी आती है विच इज़ इन्वॉल्व इन ऑडिट, ठीक है, वो कौन सी है, हमारा ऑडिटर। जाहिर सी बात है ऑडिटर की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं जो कि ऑडिट स्टैंडर्ड्स जो होते हैं वो डिफ़ाइन करते हैं। सबसे पहली जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तो है जी टू ऑब्टेन एंड प्रोवाइड रीज़नेबल एश्योरेंस। यहाँ पर कौन सा वर्ड यूज़ हुआ है, रीज़नेबल एश्योरेंस। मैंने आपको बताया था कि ऑडिट के अंदर जो होता है वो रीज़नेबल एश्योरेंस दी जाती है, ठीक है, क्यों, क्योंकि उसके अंदर हम लोग एक्सटेंसिव प्रोसीजर्स परफॉर्म करते हैं, हमारे पास एक्सटेंसिव एविडेंस होता है, ठीक है, तो इस वजह से हम खुद के काम पर इतना श्योर हैं तो हम आगे श्योरिटी दे सकते हैं स्टेक होल्डर्स को। तो इस वजह से सबसे पहली जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ठीक है, वो क्या है जी, टू ऑब्टेन। सबसे पहले ऑब्टेन, खुद जो है इतनी जो है उसके बारे में, अपने काम के बारे में, अपने प्रोसीजर से रिलेटेड अश्योरेंस पहले खुद लो, फिर आगे प्रोवाइड करो टू द स्टेक होल्डर्स या टू द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्या, रीजनेबल एश्योरेंस। कभी भी एब्सोल्यूट नहीं होगी, लिमिटेड इस केस में नहीं होती। लिमिटेड हमारा रिव्यू एंगेजमेंट्स जो होती हैं वो उनमें होती है, या फिर अगर कोई हम फोरकास्ट या प्रोजेक्शन स्टेटमेंट्स बनाते हैं उनके अंदर जो है वो की जाती है। ऑडिट के अंदर सिर्फ रीजनेबल एश्योरेंस दी जाती है। आगे जी हमारे पास आता है वेदर द फाइनेंशियल, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वेदर द फाइनेंशियल्स आर फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट। ये जो वर्ड है ना, मटीरियल मिसस्टेटमेंट, इसके बारे में जो है वो आप लोग सुन लें। एक ऑडिटर जो होता है, ये तो हमने पढ़ लिया कि जी वो जो रीज़नेबल एश्योरेंस है वो देगा, कभी भी एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं देगा, ठीक है। वो जो रीज़नेबल एश्योरेंस देगा ना, ठीक है, वो भी
ये मतलब कि अगर उसने कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चेक की हैं, ठीक है, और उसमें फॉर एग्जांपल 15 गलतियां हैं, मैं एक रफ अमाउंट ले रहा हूँ और इस तरह से होता भी नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए आपको बता रहा हूँ। फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं, ठीक है, वो उसने चेक की किसी कंपनी के, उसमें फॉर एग्जांपल 15 गलतियाँ हैं, ठीक है। अब वो 15 गलतियों में से कुछ छोटी गलतियाँ हैं, कुछ बड़ी गलतियाँ हैं, कुछ बहुत बड़ी गलतियाँ हैं, ठीक है, इस तरह डिफरेंट डिवाइडेड है, ठीक है। तो अब अगर वो उस कंपनी को, ठीक है, उन कंपनी के जो शेयर होल्डर हैं, ठीक है, उसको वो रीजनेबल एश्योरेंस देता है अपनी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर, ठीक है, तो वो रीजनेबल एश्योरेंस भी जो है वो उन सब मिस स्टेटमेंट, सब गलतियों के बारे में नहीं देगा, बल्कि मटीरियल मिस स्टेटमेंट्स, मटीरियल गलतियों के बारे में देगा, ठीक है, कि भाई हर गलती की मैं जिम्मेदारी नहीं लेता कि ये जो मेरी नज़र में 15 गलतियां आई हैं, ठीक है, तो मैं इनकी भी तुम्हें 100% इंश्योरेंस नहीं, रीजनेबल इंश्योरेंस दूंगा। हो सकता है इसके बाद भी कोई ऐसी गलती हो जो कि मेरी नज़र से ना गुजरी हो, कोई ऐसी ट्रांजैक्शन हो जो कि मेरी नज़र से ना गुजरी हो, मेरे सैंपल के अंदर ना आई हो जिसमें मैंने टेस्टिंग की थी, ठीक है। तो इस वजह से हम मटीरियल मिस स्टेटमेंट जो हैं सिर्फ उन पर रीजनेबल इंश्योरेंस जो है वो देते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एज एन ऑडिटर कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फ्री फ्रॉम मटीरियल मिस स्टेटमेंट जो है इस पर रीजनेबल एश्योरेंस देते हैं। किस पर? मटीरियल मिस स्टेटमेंट पर रीजनेबल एश्योरेंस देते हैं। ऑल मिस स्टेटमेंट्स पर रीजनेबल एश्योरेंस नहीं देते, क्योंकि हमें खुद जो है वो बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ता है। हमें नहीं पता कि कोई एक ऐसी चीज़ जो है वो हमारी नज़र से जो है वो ना गुजरी हो और हम जी मुंह उठा के रीजनेबल एश्योरेंस जो है वो दे दें ऑल मिस स्टेटमेंट से रिलेटेड। तो इसलिए टू बी ऑन द सेफ साइड हम लोग रीजनेबल एश्योरेंस तो पहली बात देते हैं, एब्सोल्यूट तो देते ही नहीं है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड, ठीक है। वो जो रीजनेबल एश्योरेंस देते हैं ना, वो भी हम मटीरियल मिस स्टेटमेंट्स के रिलेटेड देते हैं, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर हमें नज़र आती हैं मटीरियल मिस स्टेटमेंट। मटीरियल क्या होती है? जो कि सही वाली मोटी मोटी मिस स्टेटमेंट्स हैं, जिनकी वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की कोई बड़ी फिगर या कोई बड़ा पार्ट जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, कोई कंपोनेंट जो है वो अफेक्ट होता है। फॉर एग्जांपल मटीरियल मिस स्टेटमेंट की अगर मैं एग्जांपल दूं, तो अगर फॉर एग्जांपल हमने सैम्पल बेस पर जो है वो कुछ ट्रांजैक्शंस की, उसके अंदर जी एक ट्रांजैक्शन किसी डेटर की आ रही थी, कोई डेटर बैलेंस था 10 मिलियन का, ठीक है, वो ऑलरेडी रिकवर हो चुका था, लेकिन जो मैनेजमेंट है उसने अभी भी रिसीवेबल के अंदर जो है वो रखा हुआ था उस बंदे को, ठीक है, उसका कोई भी जो बैलेंस था, ठीक है। अब ये एक 10 मिलियन फॉर एग्जांपल जो है उस अमाउंट थी उसकी, ठीक है, और ओवरऑल जो डेटर का बैलेंस आ रहा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, जो क्लोजिंग बैलेंस आ रहा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, वो आ रहा था जी 100 मिलियन, ठीक है। अब 10 मिलियन जो है वो 100 मिलियन के बराबर में एक मटीरियल मिस स्टेटमेंट नहीं है, बल्कि एक इममटीरियल मिस स्टेटमेंट है, ठीक है। तो इस वजह से हम अब इस ट्रांजैक्शन जो है, ठीक है, अब इसको जो चेक करके हम इसको ये नहीं कहेंगे कि जी हम आपको इससे रिलेटेड मटीरियल मिस जो है वो रीजनेबल एश्योरेंस देते हैं, ठीक है, बल्कि ऐसी मिस स्टेटमेंट्स जो कि मटीरियल है, मटीरियली जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बहुत हाई लेवल पे अफेक्ट करती हैं, ठीक है, उनसे रिलेटेड हम लोग सिर्फ एश्योरेंस देंगे। दैट इज़ ओनली रीजनेबल एश्योरेंस, ठीक है जी। आगे आता है जी कि मिस स्टेटमेंट्स जो हैं बेसिकली वो दो तरह की हो सकती हैं, या एरर हो सकता है या फ्रॉड हो सकता है। जाहिर सी बात है मिस स्टेटमेंट एक गलती है, ठीक है। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो नज़र आई, हो सकता है कि वो फ्रॉड हो सकता है मैनेजमेंट ने जानबूझ के वो गलती की हो, दैट वाज इंटेंशनल मिस्टेक, ठीक है, जानबूझ के वो करना चाहते हो, ऐसा दिखाना चाहते हो हमें ऐसा, या फिर ऐसा हो सकता है कि उनसे भी गलती हो गई, वो भी इंसान है, उनसे भी गलती हो सकती है। हो सकता है उनकी तरफ से कोई एरर हो सकता है उनकी तरफ से कोई फ्रॉड हो। एरर होगा तो वो अनइंटेंशनल होगा ऑब्वियसली, ठीक है। फ्रॉड होगा तो वो ऑब्वियसली इंटेंशनल होगा, उनकी करने की भी नीयत होगी, ठीक है, कि वो मिस स्टेटमेंट जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर करें, ताकि वो हमें मिसगाइड कर सकें या वो यूज़र ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो उनको मिसगाइड कर सकें। अच्छा जी, आगे हमारे पास ये एरर और फ्रॉड जो है इससे रिलेटेड भी पूरे एक चैप्टर हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। फ़िलहाल जो है मैं जितना आपको बता रहा हूँ उतना काफ़ी है इससे। आगे जी आता है जी टू इशू अ रिपोर्ट टू द स्टेक होल्डर। जाहिर सी बात है सारा का सारा काम कर लिया है, तो अब जो मेन आपका रह जाता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो एट द एंड रह जाती है, वो यही रह जाती है जितना अपना काम किया है वो एक रिपोर्ट की फॉर्म में जो है वो सबमिट कराएं टू द शेयर होल्डर, जो कि यूज़र ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट था और आपकी रिपोर्ट का भी यूज़र था, ठीक है।
ना सिर्फ मैनेजमेंट की बनाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का वो यूज़र था, बल्कि आपकी रिपोर्ट भी तो उसी के पास जानी है ना, क्योंकि आपको अपॉइंट ही उसी ने किया था। याद है हमारी स्टोरी जो है, ठीक है, वो इसी तरह इवॉल्व हुई थी कि मैनेजमेंट की बनाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पर यकीन करने के लिए, कॉन्फिडेंस हासिल करने के लिए, ठीक है, मिस्टर ए जो है उसने हमें अपॉइंट किया था शेयर होल्डर एज एन ऑडिटर, कि हम जो है उसके बनाए हुए काम पर उसको रीजनेबल एश्योरेंस दे सके, ताकि मैनेजमेंट की बनाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं उन पर वो रिलाई कर सके, उन पर वो ट्रस्ट कर सके। ठीक है, क्योंकि हम एक इंडिपेंडेंट पर्सन थे, ठीक है, और मैनेजमेंट से किसी भी तरह से रिलेटेड नहीं थे। इस वजह से हमारा जो है वो यकीन जो है वो शेयर होल्डर ज़्यादा कर सकते थे विद रिस्पेक्ट टू द मैनेजमेंट। आगे जी, टू इशू अ रिपोर्ट, मैंने बता दिया आपको कि स्टेक होल्डर जो हैं वो हमारी रिपोर्ट के रिक्वायरमेंट उनकी होती है कि वो हम उनको जितना भी हमने काम किया है उसकी एक रिपोर्ट जो है वो एक ऑडिट रिपोर्ट की फॉर्म में उनको सबमिट कराए, ताकि उन्हें पता लगे कि हमने क्या क्या काम किया है, किस किस चीज़ों को चेक किया है और क्या क्या हमारी फाइंडिंग्स है। ठीक है जी, इसके बाद हमारे पास आता है टू कम्युनिकेट सर्टन मैटर्स टू दोज चार्ज विद गवर्नेंस। अच्छा जी, ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ऑडिटर की, ठीक है, कि अगर उनसे कोई चीज़ें नज़र आती हैं, कुछ गलतियां नज़र आती हैं, ठीक है, तो वो सबसे पहले जो है वो डायरेक्ट जो है वो ओपिनियन नहीं दे देगा कि भाई मुझे ये गलती नज़र आई है, मैं फ़ौरन ओपिनियन दे देता हूँ कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर जो है वो नॉट प्रेजेंटेड ट्रू एंड फेयरली, ठीक है, एंड नॉट प्रेजेंटेड फेयरली, ठीक है, हम ये नहीं कह सकते। सबसे पहले हमने मैनेजमेंट को एक चांस देना होता है कि यार ठीक है, आप ये गलती नज़र आई है, अगर तो आप करेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, तो ठीक है, मैं अपना ओपिनियन जो है वो पॉजिटिव कर दूंगा। लेकिन अगर आप जो है वो नहीं करते तो फिर जो है हम अपने हिसाब से जो भी हमारा ओपिनियन विद रिस्पेक्ट टू द ऑडिट स्टैंडर्ड्स बनता होगा फिर हम वो देंगे। वो जो चांस देते हैं ना, ठीक है, हम वो मैनेजमेंट के बेसिकली वो जो दोज चार्ज विद गवर्नेंस होते हैं ना, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि मैनेजमेंट को बेसिकली उनके हेड होते हैं, ऐसे समझ लें, ठीक है। तो मैनेजमेंट के काम को जो चेक करते हैं हम, ठीक है, और हमने अगर कोई ना कोई चीज़ फाइंड की है, कोई ना कोई गलती फाइंड की, तो हम उनके हेड को बताते हैं कि भाई दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस, देखो ये गलती मुझे नज़र आई है, ठीक है, ये मैनेजमेंट की बनाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, अगर तो आप इसको करेक्ट कर लेते हैं ना तो ठीक है, नहीं करते तो फिर वो आपकी जिम्मेदारी होगी, और जो भी ओपिनियन होगा मेरा, ठीक है, वो उसी बेस पर होगा, उस गलती के बेस पर, ठीक है। तो वो जो दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस होते हैं बेसिकली वो हेड होते हैं मैनेजमेंट के, उनको कंट्रोल करते हैं, ठीक है, उनके डिसीजन मेकर्स होते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसे मैटर्स होते हैं जो कि हमने दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस जो होते हैं उनको कम्युनिकेट करने होते हैं, ये भी हमारे ऑडिट स्टैंडर्ड्स रिक्वायर करते हैं। ये वाले मैटर्स तो हैं ऐसे जो कि हमने दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को करने ही करने हैं कम्युनिकेट, क्योंकि ये ऑडिट स्टैंडर्ड्स रिक्वायर करते हैं। कुछ ऐसे मैटर्स होते हैं जो कि अगर हम चाहते हैं तो कर दें, नहीं चाहते तो नहीं, मर्जी है। लेकिन मोस्टली जो होते हैं वो ऑडिटर्स दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस जो है उन्हीं को कम्युनिकेट करते हैं, जो भी उनकी फाइंडिंग्स होती हैं, जो भी उनको कोई मिसस्टेटमेंट मिलती है, और वो दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस जो है फिर आगे मैनेजमेंट फिर उनको आंसरेबल होती है कि हाँ जी क्या मसला है। ठीक है जी, आगे हमारे पास आते हैं जी वो कौन से मैटर्स हैं। ठीक है, हमने कहा जी सर्टन मैटर्स होते हैं जो कि हमने कम्युनिकेट करने होते हैं टू दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस। तो वो कौन से मैटर्स हैं बेसिकली जी? सबसे पहला है जी कि ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हमने जी ये तो ऑब्वियसली बात है कि हमने दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस जो हैं उनको बताना होता है जी कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम इस कंपनी के ऑडिटर हैं, ठीक है, और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो मैनेजमेंट आप लोग की मैनेजमेंट ने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई हैं, ठीक है, हम उनका ऑडिट करेंगे। ठीक है जी, इसके बाद प्लान स्कोप एंड टाइमिंग ऑफ ऑडिट। ठीक है, कि हमने हमने उनके हेड को ये भी बताना होता है, ठीक है, कि हमारा जो ऑडिट प्रोसेस है, ठीक है, ये इसकी स्कोप क्या है, ये क्या क्या चीज़ें कहाँ तक कवर करेगा, ठीक है, और इसकी टाइमिंग क्या होगी, वेदर ये जो है वो इंटरिम ऑडिट होगा या ये फाइनल ऑडिट होगा। फाइनल ऑडिट और इंटरिम ऑडिट जो हैं ये बेसिकली दो न्यू टर्म्स हैं, ठीक है, जो हम आगे पढ़ेंगे इनकी डेफिनेशन। लेकिन फ़िलहाल जो बिफोर द ईयर एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनने से पहले अगर कोई ऑडिट स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो उसको बेसिकली कहते हैं इंटरिम ऑडिट, और फाइनल ऑडिट होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनने के बाद, यानी कि आफ्टर ईयर एंड जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन जाती हैं उसके बाद जो ऑडिट किया जाता है दैट इज़ कॉल्ड
फाइनल ऑडिट। आप ऐसे कहते हैं कि ऑडिट के 2 फेजेस हैं। ये पहला फेज़ होता है इंटरिम ऑडिट, कि हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनने का इंतज़ार नहीं करते, बल्कि जो है वो ईयर एंड से पहले ही 2-3 महीने पहले ही हम लोग अपने प्रोसीजर्स जो होते हैं, जो भी हमारे ऑडिट स्टैंडर्ड्स रिक्वायर करते हैं, पढ़ेंगे आगे, ठीक है, वो स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, ताकि जब तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती है हमारा कुछ ना कुछ काम हो जाए इंटरिम ईयर में, और उसके बाद जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन जाती हैं तो फिर जो बड़े बड़े काम है, बड़े बड़े प्रोसीजर्स हैं, वो हम आफ्टर द वो क्या कहते हैं प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वो वाले प्रोसीजर्स परफॉर्म करते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑडिट जो है वो टाइमली जो है वो ख़त्म हो जाएगा और एफिशिएंटली जो है वो परफॉर्म हो जाएगा। आधे प्रोसीजर्स हम ऑलरेडी ईयर एंड से पहले परफॉर्म कर चुके होंगे, आधे प्रोसीजर्स जो है वो हम जो मेन प्रोसीजर्स हैं, ठीक है, वो हम बाद में परफॉर्म कर लेंगे। तो ऐसे होता है। तो हमने ये सारी चीज़ें भी दोस्त चार्ट विद गवर्नेंस जो होती हैं उनको बतानी होती हैं, ठीक है, कि जी हमारा जो प्लान, हमारे प्लान के अकॉर्डिंग ये स्कोप है हमारे ऑडिट का, ये जगह हमने कवर करनी है, ये प्रोसेसेस हम कवर करेंगे, और टाइमिंग होती है कि जी हमने इंटरिम से स्टार्ट करना है या डायरेक्ट फाइनल ऑडिट करना है। वो सारी जितनी भी होंगी रिक्वायरमेंट्स होंगी, वो सारी की सारी हमने बतानी होती हैं टू दोस्त चार्ट विद गवर्नेंस। आगे जी हमारे पास आता है सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स ऑफ ऑडिट, ठीक है, कि सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स ऑफ ऑडिट, हमने फॉर एग्जांपल ऑडिट कंप्लीट किया, ठीक है, या बीच बीच में अगर कोई ऐसी फाइंडिंग होती है जो हमें पता लगती है, ठीक है, तो अगर कोई चीज़ पता लगती है, कोई इंफॉर्मेशन पता लगती है जो हमने आगे क्वेश्चन करनी हो, ठीक है, तो वो हम जो है वो मैनेजमेंट से भी कर सकते हैं, और दोस्त चार्ट विद गवर्नेंस जो हैं डायरेक्टली उनसे भी जाके पूछ सकते हैं या उनको बता सकते हैं अगर हमने कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो पूछनी है उनसे, या उनको कोई इन्फॉर्मेशन बतानी है कि भाई मैनेजमेंट ने ये किया है, मैनेजमेंट ने वो किया, ठीक है जी। उसके बाद या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आफ्टर द ऑडिट, ठीक है, हम लोग जो है वो जो भी सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स होती है हमारी, सिग्निफिकेंट फाइंडिंग, सारी फाइंडिंग्स नहीं, जो कि मेन, जो कि बड़ी बड़ी फाइंडिंग्स होती हैं, ठीक है, कोई कंक्लूजन्स होते हैं, कोई राज वगैरह होते हैं, वो अगर बताने हो तो वो हम बता सकते हैं, ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास आता है जी ऑडिटर्स इंडिपेंडेंस। हमने दोस्त चार्ट विद गवर्नेंस को ये भी बताना होता है ऑडिट स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग कि हम लोग इंडिपेंडेंट पर्सन हैं, हमारा मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी से, हमारा कंपनी से, हमारा आप से, हमारा कंपनी के किसी भी रिलेटेड पार्टी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, फाइनेंशियली, सोशली, किसी भी तरह से, और हम लोग बिल्कुल इंडिपेंडेंट वर्क कर रहे हैं, ठीक है, या करेंगे, ठीक है, और हमारा कोई भी फाइनेंशियल, कोई सोशल, कोई ताल्लुक जो है वो कंपनी या उसकी मैनेजमेंट के साथ नहीं है। ये भी हमने दोस्त चार्ट विद गवर्नेंस को बस कम्युनिकेट करना होता है, ऑडिट स्टैंडर्ड्स की रिक्वायरमेंट है तो भाई हमने करना है, ठीक है जी। ये वो मैटर्स थे जो कि दोस्त चार्ट विद गवर्नेंस को कम्युनिकेट करने ज़रूरी थे अकॉर्डिंग टू ऑडिट स्टैंडर्ड्स, और ये एक ऑडिटर जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। अगली जो लास्ट पार्टी है वो हमारी जो इन्वॉल्व होती है इन द प्रोसेस ऑफ ऑडिट, दैट इज़ द स्टेक होल्डर्स, ठीक है, जो कि बेसिकली हमारे शेयर होल्डर्स होते हैं, ठीक है, टू बी स्पेसिफिक। लेकिन शेयर होल्डर्स एक वास्ट, एक बड़ी ब्रॉड टर्म है। आगे जो शेयर होल्डर है दैट इज़ बेसिकली अ नैरो टर्म आप कहते हैं, उसकी आगे एक ब्रांच है ये कहते हैं, ठीक है। अच्छा जी, रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ, जैसे कि कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की होती है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऑडिटर्स की होती है, इसी तरह से कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो स्टेक होल्डर्स की भी होती हैं। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं जी स्टेक होल्डर्स की? एक्सपेक्टेशन गैप क्या होता है जी? एक्सपेक्टेशन गैप बेसिकली है कि ऑडिटर की जो असल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो, और जो हमारी एज अ थर्ड पर्सन, एज पब्लिक, ठीक है, हमारी जो परसीव्ड, उससे रिलेटेड हमारी जो परसीव्ड रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ठीक है, जो हम समझते हैं कि ऑडिटर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो सकती है या है, ठीक है, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है एक्चुअल वर्सेस परसीव्ड, ठीक है, ये बेसिकली एक जो गैप क्रिएट होता है दैट इज़ कॉल्ड एक्सपेक्टेशन गैप। और स्टेक होल्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस एक्सपेक्टेशन गैप को अंडरस्टैंड करें। सबसे बड़ी बात, जब तक अंडरस्टैंड नहीं करेंगे उस वक्त तक उस पर कोई कोर्स ऑफ एक्शन भी वो नहीं ले सकते। सबसे पहले उसको अंडरस्टैंड करें कि हाँ भाई हमारी यहाँ पे गलती है, हम ये समझे थे कि ऑडिटर्स ये वाले काम भी करते हैं, लेकिन हम गलत थे क्योंकि ऑडिटर की एक्चुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थी या जो भी थी।
ठीक है। तो सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग इज रिक्वायर्ड, मिनिमाइजेशन, ठीक है, कि वो मिनिमाइज करे उसको, एंड देन टू मिनिमाइज इट, ठीक है, कि उसको अंडरस्टैंड करके कि भाई हमारी ये गलती थी, ये एक्सपेक्टेशन गैप था हम दोनों की सोच के अंदर, और अब इसको मिनिमाइज किया जा सकता करना चाहिए, ठीक है, ताकि फर्दर मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो है वो बेसिकली क्रिएट ना हो। एक्सपेक्टेशन गैप जितना ज़्यादा होगा उतनी ही ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स होंगी, जिनके वर्स सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं। तो जी एक्सपेक्टेशन गैप की हमने डेफिनेशन पढ़ ली कि दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल एंड परसीव्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ एन ऑडिटर, यानी कि जो ऑडिटर की जो असल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो जो स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग है कि ऑडिटर को ये करना ज़रूरी है, ठीक है, ये जो असल हैं इनका डिफरेंस, ठीक है, विद द परसीव्ड, जो कि एक पब्लिक समझती है कि जी ऑडिटर जो है वो उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है दैट इज बेसिकली द एक्सपेक्टेशन गैप, विच according to the audit standard is the responsibility of the stakeholders to understand firstly and then to minimize it to the most extent। ठीक है जी, आगे हमारी कुछ एक्सपेक्टेशन गैप हैं जिसको पढ़ के आपको आइडिया हो जाएगा इस टॉपिक का कि जी पब्लिक ये समझती है कि ऑडिटर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू चेक 100% ट्रांजैक्शंस, ठीक है। अब वो पब्लिक ये समझती है कि ये ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऑडिटर जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जो 100% ट्रांजैक्शंस हैं उनको चेक करे, ठीक है, जबकि ऑडिटर की असल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि ऑडिटर कभी भी 100% चेकिंग नहीं करते, ऑडिटर्स के पास इतना वेला टाइम कभी भी नहीं होता, ऑडिटर्स हमेशा सैम्पल बेस्ड टेस्टिंग करते हैं, सैम्पलिंग करके और फिर उसका रिजल्ट जो होता है वो पॉपुलेशन पर अप्लाई करते हैं, होल पॉपुलेशन पर अप्लाई करते हैं, कभी भी वो 100% टेस्टिंग नहीं करते। अब पब्लिक ये समझ रही है कि वो 100% टेस्टिंग करते हैं, ऑडिटर की असल रिस्पॉन्सिबिलिटी सैम्पल बेस्ड टेस्टिंग है। तो ये जो एक्सपेक्टेशन गैप है, ठीक है, ये जो एक्सपेक्टेशन है पब्लिक की ऑडिटर की टुवर्ड्स, ठीक है, कि जी 100% वो टेस्टिंग करते हैं, दैट इज बेसिकली द एक्सपेक्टेशन गैप बिटवीन द एक्चुअल एंड द परसीव्ड, ठीक है। तो इसको पब्लिक को अंडरस्टैंड करना और मिनिमाइज करना ज़रूरी है ताकि मिसअंडरस्टैंडिंग ना क्रिएट हो पब्लिक के माइंड में और ऑडिटर के लिए भी मसले ना क्रिएट हो। नेक्स्ट जी, ऑडिटर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अभी हमने रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट के अंदर पढ़ा, सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो मैनेजमेंट की है फॉर द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की प्रिपरेशन की जिम्मेदारी ही अकॉर्डिंग टू द ऑडिट स्टैंडर्ड्स, अकॉर्डिंग टू द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मैनेजमेंट के ऊपर है, ठीक है। अब हो सकता है क्योंकि पब्लिक जो होती है वो अकाउंटिंग ऑडिट स्टैंडर्ड्स नहीं जानती, तो हो सकता है वो उनके दिमाग में ये हो कि जी इसकी प्रिपरेशन की जिम्मेदारी भी ऑडिटर की होती है, ठीक है। तो जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऑडिटर जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर चेकिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर्ड बाय द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट जो प्रिपेयर करती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है, उनकी चेकिंग, उन पर ओपिनियन देना ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन ऑडिटर की हरगिज़ ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो मैनेजमेंट से लेके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स खुद बनाने लग जाए, नहीं। हाँ, आगे जाके हम पढ़ेंगे कि ऐसा हो सकता है कि ऑडिटर्स जो होते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वो ऑडिट सर्विसेज ही प्रोवाइड करें, हो सकता है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की प्रिपरेशन की सर्विसेज जो होती हैं वो भी प्रोवाइड करें, लेकिन उसमें भी ये होता है कि मैनेजमेंट जो होती है, जिस फॉर एग्जांपल कोई भी कंपनी ए है, उसने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनवानी है, ठीक है, किसी भी, क्योंकि ऑडिटर्स जो होते हैं वो अकाउंटेंट्स सबसे पहले होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स उनके लिए होना ज़रूरी है। हम आगे पढ़ेंगे, लॉ के अंदर भी आपने पढ़ा होगा कि एक ऑडिटर जो है उसके लिए क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट होना ज़रूरी है, ठीक है। तो ऑडिटर जो होते हैं वो पहले एक अकाउंटेंट होते हैं, ठीक है, तो उनको जाहिर सी बात है पता होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किस तरह से बनानी है। अब हो सकता है कि वो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपरेशन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हों टू द पब्लिक, ठीक है। अब एक कंपनी आई है ऑडिटर के पास, ठीक है, कि जी मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना दो। अब सबसे पहले एक ऑडिटर जो होगा वो क्या कहेगा उनसे कि जी आप मुझे ना इसके जो जर्नल्स हैं, आप इसकी जो लेजर्स है, ट्रायल बैलेंस है ना, वो मुझे ला के दे दें, ताकि फिर मैं उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के फॉर्मेट के अंदर पुट करूँ सारी ट्रांजैक्शंस को और आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन के तैयार हो जाए, ठीक है। कभी भी एक ऑडिटर ये नहीं कहेगा कि जी मुझे अपने वो क्या कहते हैं इनवॉइसेस वगैरह ला के दे दें, पहले मैं जर्नल बनाऊंगा, फिर मैं लेजर बनाऊंगा, फिर मैं ट्रायल बैलेंस बनाऊंगा, उसके बाद मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाऊंगा।
कभी भी ऐसा नहीं होता। जो जजमेंट्स जिन चीज़ों में इन्वॉल्व होती हैं, जो आपकी थिंकिंग जो रिक्वायर्ड होती है, जो बैक एंड पे होती है, वो मैनेजमेंट नहीं करनी है, ठीक है, वो ऑडिटर कभी भी नहीं करेगा, ठीक है। वो सब कुछ मैनेजमेंट करेगा। जो अजम्पशंस मैनेजमेंट यूज़ करेगी, जो थिंकिंग बैक एंड पे जो जजमेंट उनकी यूज़ होगी, वो सारी की सारी सोर्स डॉक्यूमेंट बेसिकली जो होगी वो मैनेजमेंट प्रिपेयर करके देगी। आगे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो ऑडिटर बना सकते हैं बीइंग एन अकाउंटेंट, ठीक है। लेकिन ऑडिटर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए एज एन ऑडिटर जो हैं वो बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करना। अब यहाँ पर भी एक एक्सपेक्टेशन गैप आ गया बिटवीन द पब्लिक एंड द ऑडिटर, ठीक है। अब ऑडिटर क्या कह रहे हैं कि भाई मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ही नहीं, ये तो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पब्लिक समझिए कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये जो एक एक्सपेक्टेशन गैप अराइज हो रहा है, इसको अंडरस्टैंड करके मिनिमाइज करना जो है, दैट इज द बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेक होल्डर विच आर द शेयर होल्डर्स, ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास आता है जी ऑडिटर्स प्रोवाइड एब्सोल्यूट एश्योरेंस। ये तो हमने स्टार्ट में ही पढ़ लिया, ठीक है, कि ऑडिटर कभी भी मर के भी वो ऑडिटर जो होगा, ठीक है, वो कभी भी एब्सोल्यूट एश्योरेंस प्रोवाइड नहीं करेगा, चाहे वो कितनी भी सगी है उसकी कंपनी, कितने भी वो जानने वाले हों। फॉर एग्जाम्पल वैसे तो इंडिपेंडेंट होते हैं, लेकिन कितना भी उन पर ट्रस्ट क्यों ना हो उनके कामों पर, कभी भी वो ज़िंदगी में ऑडिट जो है वो एब्सोल्यूट एश्योरेंस प्रोवाइड नहीं करेगा। अब मैनेजमेंट ये समझ, जो पब्लिक है वो ये समझ रही है कि वो एब्सोल्यूट एश्योरेंस प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब अगर कोई भी गलती होती है तो हम ऑडिटर को पकड़ेंगे, क्योंकि ऑडिटर ने कहा था जी एब्सोल्यूट एश्योरेंस दे रहा है वो, ठीक है। जबकि ऑडिटर कहता है कि जी मैं रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड करता हूँ। यहाँ पर भी एक्सपेक्टेशन गैप आ गया, इसको भी रिमूव करना स्टेक होल्डर्स की जिम्मेदारी है अंडरस्टैंड करके। उसके बाद जी आखिरी जो कॉमन एक्सपेक्टेशन गैप है, दैट इज़ ऑडिटर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू डिटेक्ट ऑल एरर्स। यहाँ पे एरर्स की जगह ऑल एरर्स है, ठीक है। ये जो ऑल एरर्स है ना, ये अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि ऑडिटर जो होता है, ठीक है, वो जो रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड करता है उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर, वो भी सिर्फ उन्हीं के लिए करता है जो कि मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स होती हैं, ठीक है। कभी भी वो ऑल मिसस्टेटमेंट या सारी गलतियों के लिए जो है वो रीजनेबल एश्योरेंस नहीं प्रोवाइड करता, क्योंकि उसे पता ही नहीं है भाई कि उसने जो सैम्पल, फॉर एग्जांपल उसने जो सैम्पल बेस्ड टेस्टिंग की है, हो सकता है कि वो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन ना हो, ठीक है। तो कभी भी एक ऑडिटर जो होगा वो उस पर ऑल मिसस्टेटमेंट्स, सारी मिसस्टेटमेंट्स पर, सारे एरर्स जो है, ठीक है, उन पर एब्सोल्यूट रीजनेबल एश्योरेंस कभी भी नहीं देगा, ठीक है। वो हमेशा मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स पर जो होता है वो रीजनेबल एश्योरेंस देता है टू बी ऑन द सेफ साइड। तो जी ऑडिटर इज रिस्पॉन्सिबल टू डिटेक्ट ऑल एरर्स, ये भी गलत है। मैनेजमेंट जो पब्लिक है वो ये सोच रही है, जबकि ऑडिटर जो है वो ये कहता है कि भाई एरर्स डिटेक्ट, सारे एरर्स डिटेक्ट करना मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है। मेरी जिम्मेदारी है मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स को डिटेक्ट करना, ठीक है। मैं सैम्पल बेस्ड टेस्टिंग करूँगा, जो भी मेरे सैंपल के अंडर जितनी भी ट्रांजैक्शंस आएंगी उन पर मैं प्रोसीजर्स परफॉर्म करूँगा। जो भी मेरा ओपिनियन होगा वो उस सैंपल की बेस पर मैं होल पॉपुलेशन पर अप्लाई कर दूंगा, ठीक है। इस तरह से ऑडिट जो है वो सैम्पलिंग की बेस पर प्रोसीजर परफॉर्म किए जाते हैं और टेस्टिंग की जाती है। तो जी ये थे कुछ एक्सपेक्टेशन गैप जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेक होल्डर हैं, ठीक है, कि वो उनको अंडरस्टैंड करें और फिर मिनिमाइज करें अकॉर्डिंग टू द ऑडिट स्टैंडर्ड्स, ताकि कन्फ्यूजन जो है और जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं वो क्रिएट ना हो सकें दोनों के बीच में। आगे जी कॉन्सिक्वेंसेस फिर क्या होते हैं, एज अ रिजल्ट द क्लाइंट फाइल्स इनवैलिड क्लेम एंड एलिगेशन अगेंस्ट द ऑडिटर। जाहिर सी बात है, फिर क्लाइंट को ये लगता है कि जी जो ऑडिटर है, ठीक है, उसको ये सारा कुछ करने का वो रिस्पॉन्सिबल था, उसने नहीं किया, ठीक है, उस पर एक्शन होना चाहिए, उस पर केसेस होने चाहिए, वो फिर वो लीगल केस कर देता है ऑडिटर पर, जबकि ये गलत है, क्योंकि ऑडिटर उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल ही जब नहीं था, ठीक है, तो फिर वो किस तरह से वो उस पर वो जो है वो एलिगेशंस लगाई जा सकती हैं, ठीक है। तो अब ये समझाना, ये समझना, ठीक है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, स्टेक होल्डर की, और समझाना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, ऑडिटर की। और जो आगे हम पढ़ते हैं कि क्या रेमेडीज़ अवेलेबल हैं, ठीक है, कि ऑडिट रिपोर्ट एंड एंगेजमेंट लेटर डिटेल्ड फॉर्मेट, ठीक है। ये डिटेल फॉर्मेट के अंदर इसीलिए ऑडिट रिपोर्ट और एंगेजमेंट लेटर जो होते हैं वो डिज़ाइन किए जाते हैं, जिसके अंदर मैनेजमेंट और ऑडिटर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं वो सेपरेटली डिस्क्राइब्ड होती हैं बड़ी डिटेल के अंदर, जिनसे साफ पता लग जाता है कि जी ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी 1 2 3 4, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी 1 2 3 4,
ठीक है, इससे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट नहीं होती। डिटेल फॉर्मेट्स होते हैं, इनके अंदर जितनी डिटेल हो सकती है उतनी डिटेल के अंदर ये सारी की सारी चीज़ें लिखी जाती हैं ताकि मिसअंडरस्टैंडिंग्स, एक्सपेक्टेशन गैप को ज़्यादा से ज़्यादा मिनिमाइज़ किया जा सके और पब्लिक को अवेयर किया जा सके, अवेयरनेस दी जा सके इन चीज़ों से रिलेटेड। आगे जी, स्टेप्स टेकन बाय आईकैप एंड एसईसीपी कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ठीक है, आईकैप जो होता है उसने भी कोई ना कोई स्टेप लेते हैं वो, जैसे कि ऑडिट रिपोर्ट और जो इंगेजमेंट लेटर होता है वो काफ़ी डिटेल फॉर्मेट के अंदर जो है वो बनाने का मकसद ही यही है कि उसके अंदर ये सारी चीज़ें सेपरेटली लिखी जाएं ताकि जो पब्लिक है वो अवेयर हो सके ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी से और मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी से, इन दोनों को मिक्सअप ना करे ताकि फर्दर मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट ना हो। आईकैप और एसईसीपी यानी कि जो हमारी वो लीगल बॉडीज़ हैं, ठीक है, और प्रोफेशनल बॉडीज़ हैं, वो भी कोई ना कोई स्टेप्स लेती हैं, जैसे कि कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस है। ठीक है, ये भी आप आगे पढ़ेंगे काफ़ी डिटेल के अंदर बीएमबीएस के अंदर। ठीक है, तो ये भी कुछ ऐसे स्टेप्स होते हैं जो कि लिए जाते हैं इन ऑर्डर टू मेक द पब्लिक अवेयर ऑफ दीज थिंग्स। जी, आगे आता है पब्लिक अवेयरनेस अबाउट सच इश्यूज। वही बात कि ये सारा कुछ करने का मकसद क्या था कि एक्सपेक्टेशन गैप यानी कि जो डिफरेंस है एक्चुअल और परसीव्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन ऑडिटर में, इसको कम से कम किया जा सके, इसको ज़्यादा से ज़्यादा मिनिमाइज़ किया जा सके ताकि मिसअंडरस्टैंडिंग्स का जो चांस है वो कम हो सके। तो भाई ये थी आज की, तो जी ये था आज का लेक्चर, और इसके अंदर हमने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देखी हैं इन्वॉल्विंग पार्टीज़ की जो कि ऑडिट के अंदर इन्वॉल्व होती हैं, जिसके अंदर सबसे पहले हमने मैनेजमेंट पढ़ी। मैनेजमेंट की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं विच आर डिवाइडेड इनटू ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो सर्कमस्टांसिस के साथ अराइज होती हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो भी हैं, स्टैंडर्ड्स के अंदर वो भी मेंशन है, लेकिन वो विद रिस्पेक्ट टू द सर्कमस्टांसेस हैं। अगर वैसा सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट करेंगे तो ही वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अराइज होंगी। अगर कंपनी के अंदर कोई फ्रॉड डिटेक्ट हुआ तो ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी मैनेजमेंट की। अगर कोई सब्सीक्वेंट इवेंट होता है, कोई ऐसा इवेंट होता है आफ्टर बैलेंस शीट डेट जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट की किसी फिगर को अफेक्ट कर रहा हो, तो ही मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी रिगार्डिंग द सब्सीक्वेंट इवेंट्स। बस जी ये हमारा आज का लेक्चर था। उसके बाद हमने पढ़ा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ एन ऑडिटर। हमने पढ़ा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑडिटर की कि वो रीज़नेबल एश्योरेंस ले, ऑब्टेन करे सबसे पहले रीज़नेबल एश्योरेंस, ठीक है, खुद से, और उसके बाद आगे जो है उसको कन्वे करे। किससे रिलेटेड? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर होने वाली मटीरियल मिसस्टेटमेंट से। ऑल मिसस्टेटमेंट्स नहीं, क्योंकि हर मिसस्टेटमेंट जो होती है वो मटीरियल नहीं होती। हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, ना हमारे पास इतना स्टाफ होता है कि वो हर स्टेटमेंट जो है, हर मिसस्टेटमेंट जो है उसको एनालाइज करके जो है वो टेस्ट कर सके। इस वजह से सैम्पल बेस्ड जब ट्रांजैक्शंस टेस्ट की जाती हैं तो उसके अंदर एक मटीरियलिटी लेवल डिसाइड किया जाता है एट द स्टार्ट ऑफ ऑडिट। तो उससे फिर कंपेयर कर लेते हैं कि अगर ये फॉर एग्जांपल मटीरियलिटी लेवल हमने रखा हुआ है, लेट्स से इट्स 5% ऑफ प्रॉफिट। आगे हम लोग पढ़ेंगे ऑडिट के अंदर, ऑडिट रिपोर्ट के अंदर भी जब चैप्टर आएगा कि मटीरियलिटी लेवल क्या होता है, किस तरह से सेट किया जाता है और उसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर मैं आपको सिर्फ एक रफ सा आइडिया दे रहा हूँ ताकि कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी बन सके। मटीरियलिटी लेवल फॉर एग्जांपल होता है जी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनी हुई हैं, ऑडिटर के सामने आई, सबसे पहले उसने मटीरियलिटी लेवल सेट किया 5% ऑफ प्रॉफिट। अब इसका ये मतलब है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर आने वाला जो प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट जिसको कहते हैं, उसका 5% लेंगे। जो भी वैल्यू आएगी, लेट्स से इट्स 5000, ठीक है, कोई भी वैल्यू हो सकती है। 5000 मैं एक रफ फिगर ले रहा हूँ समझाने के लिए। 5000 आ गई। अब हम देखेंगे ये हमारा मटीरियलिटी लेवल सेट हो गया, ठीक है। अब जो ट्रांजैक्शंस 5000 या उससे अबव पर चली जाएंगी वो हमारी मटीरियल कंसिडर होंगी, और जो 5000 से बिलो होंगी, फॉर एग्जांपल कोई डेटर जो है उसके बैलेंस के अंदर जो है कोई मिसस्टेटमेंट जो है वो अराइज होती है जो कि 2000 का बैलेंस है। अब जो 2000 है वो 5000 के मटीरियलिटी लेवल के अगेंस्ट दैट इज एन इमटीरियल मिसस्टेटमेंट। तो इस वजह से उसको फिर
इमटेरियल समझा जाएगा और उस पर कम प्रोसीजर्स परफॉर्म किए जाएंगे, या हो सकता है उसको इग्नोर भी कर दिया जाए क्योंकि ये मटेरियल नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्योंकि प्रॉफिट जो है वो कंपनी का वही 50,000 है, तो उस हिसाब से, या 5,000 है तो उस हिसाब से जो 2,000 है दैट इज वेरी इमटेरियल मिसस्टेटमेंट, अ वेरी इमटेरियल अमाउंट अगेंस्ट दैट प्रॉफिट ऑफ ह्यूज फिगर। ठीक है, तो इस वजह से हम लोग इस तरह से मटीरियलिटी लेवल सेट करते हैं। तो इसलिए हमने कहा कि ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो रीजनेबल एश्योरेंस ले, लेकिन सिर्फ ऐसी मिसस्टेटमेंट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर जो कि मटीरियल मिसस्टेटमेंट है। आगे फिर हमने पढ़ा मटीरियलिटी जो होती है वो भी कंसिडर की जाती है। ठीक है, मटीरियलिटी के बाद हमने बताया कि मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स जो होती हैं वो दो तरह की होती हैं। उसके अंदर एरर हो सकता है और मिसस्टेटमेंट हो सकता है। मिसस्टेटमेंट बेसिकली दो तरह की होती है, एरर यानी कि इंटेंशनली नहीं किया गया, अनइंटेंशनली किया गया, और फ्रॉड यानी कि वो इंटेंशनल मिस्टेक थी, करने की नीयत भी थी। इसके बाद हमारे पास आता है जी इशू रिपोर्ट। जाहिर सी बात है जो सारा का सारा काम किया है उसको एक समरी फॉर्म के अंदर, एक डिटेल फॉर्मेट के अंदर, रिटन डॉक्यूमेंट के अंदर उसको डॉक्यूमेंट करके आगे यूज़र ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और यूज़र ऑफ द रिपोर्ट को सबमिट कराना है, यही मकसद था हमारा। और फिर कुछ ऐसे मैटर्स थे जो कि दोज चार्ज विद गवर्नेंस, यानी कि मैनेजमेंट के जो हेड होते हैं जो उनको सुपरवाइज करते हैं उनको मैटर्स डिस्कस करना ज़रूरी होती है। बीच में भी हम ऑडिट के जो हमें मैटर सिग्निफिकेंट लगता है उसको करेक्ट करने की ज़रूरत पड़ सकती है या कोई कोर्स ऑफ एक्शन लेने की ज़रूरत पड़ सकती है, तो उससे पहले हम सबसे पहले एक चांस देते हैं मैनेजमेंट को थ्रू कम्युनिकेशन विद दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस, ताकि वो उनको करेक्ट कर लें और हमारा जो ओपिनियन है वो उस वजह से मॉडिफाई ना हो। या आगे ओपिनियन की भी जितनी डिटेल्स हैं हम ऑडिट रिपोर्ट के सेक्शन के अंदर पढ़ेंगे कि ऑडिटर ओपिनियन कैसा देता है, किस केस के अंदर क्या ओपिनियन जो है वो बेस्ट होता है, एंड एक्सेट्रा। ठीक है जी, इसके बाद फिर हमने वो मैटर्स पढ़े जो कि दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस जो है उनको कम्युनिकेट किए जाते हैं, जिसमें ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऑडिट से रिलेटेड फिर हम बताते हैं उन्हें कि जी हमारा ऑडिट का स्कोप क्या है और उसकी टाइमिंग क्या है, हम इंटरम ऑडिट करना स्टार्ट करेंगे या डायरेक्ट फाइनल ऑडिट करेंगे, कौन कौन से प्रोसीजर्स हम इंटरम तक करेंगे और फिर कोई कुछ जो है हम फाइनल ऑडिट में स्टार्ट करेंगे। इस तरह की जितनी भी डिस्टिंग्विशिंग है वो सारी की सारी हम लोग बताते हैं दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को। उसके बाद ही हमारे पास आता है सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स ऑफ ऑडिट, कि जो भी सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स हैं जो कि हमें पता लगी हैं वो हमने दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को कम्युनिकेट करनी होती है। और उसके बाद ऑडिटर्स इंडिपेंडेंस, हमने बताना होता है कि वी आर एन इंडिपेंडेंट पार्टी, इंडिपेंडेंट फ्रॉम योर मैनेजमेंट, इंडिपेंडेंट फ्रॉम योरसेल्फ, इंडिपेंडेंट फ्रॉम द कंपनी। ठीक है, इंडिपेंडेंट फ्रॉम इट्स स्टेक होल्डर्स। ठीक है, हम बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, हमारा जो भी डिसीजन होगा, जो भी ओपिनियन होगा दैट वुड बी फेयर एंड अनबाइस्ड। इसके बाद ही हमने थर्ड जो पार्टी आती है ऑडिट के अंदर, इन्वॉल्विंग पार्टी, वो पढ़ी, जिसके हमने पढ़ा कि स्टेक होल्डर्स जो होते हैं उनकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी में सबसे ज़्यादा जो क्रूशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उनकी यही है, जो उनके दिमागों में, जो उनके जहनों में एक्सपेक्टेशन गैप है उसको वो मिनिमाइज़ कर सकें अंडरस्टैंड करके। ठीक है, क्या एक्सपेक्टेशन गैप क्या है जी? एक्चुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द ऑडिटर को जब वो कंपेयर करते हैं परसीव्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द ऑडिटर के अंदर, तो क्योंकि दोनों सेम नहीं होती तो देयर अराइजेज अ डिफरेंस। ठीक है, दैट डिफरेंस इज बेसिकली कॉल्ड expectation gap, which needs to be understood at first and then it should be removed to the maximum extent. ठीक है जी, इसके बाद हमारे पास आता है कॉमन एक्सपेक्टेशन गैप। मैंने आपको बताया कि कुछ ऐसी एक्सपेक्टेशन गैप होते हैं जो कि नॉर्मली जो है वो एक्सपेक्ट किए जाते हैं ऑडिटर से कि वो 100% ट्रांजैक्शन टेस्ट करते हैं, फिर जी कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की प्रिपरेशन में हेल्प करते हैं और एब्सोल्यूट एश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं, और सारे के सारे जो एरर्स हैं वो डिटेक्ट करना और फ्रॉड के डिटेक्ट करने की भी जिम्मेदारी उनकी होती है, जबकि ऐसा नहीं होता। ये सब कुछ मैनेजमेंट के अंडर होता है। ट्रांजैक्शंस 100% कभी भी टेस्ट नहीं होती, सैम्पल बेस्ड ट्रांजैक्शंस जो होती है वो टेस्टिंग होती है। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर वो कभी भी रोल प्ले नहीं करते। ठीक है, वो चेक करते हैं, ओपिनियन देते हैं उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का जो मैनेजमेंट ने प्रिपेयर की होती हैं। एब्सोल्यूट एश्योरेंस वो कभी प्रोवाइड नहीं करते, हमेशा वो रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं या लिमिटेड एश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं, वो डिपेंड करता है। ऑडिट है तो उसके अंदर आप रीजनेबल होगी, और रिव्यू या फिर फोरकास्ट प्रोजेक्शंस है तो उनके अंदर लिमिटेड एश्योरेंस प्रोवाइड की जाएगी। और ऑडिटर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू डिटेक्ट ऑल एरर्स,
कभी भी वो सारे के सारे एरर्स और फ्रॉड डिटेक्ट करना उनकी जिम्मेदारी नहीं होती। फ्रॉड की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की होती है कि वो अपनी कंपनी के अंदर होने जाने वाले फ्रॉड्स को डिटेक्ट करें, उनको करेक्ट करें, ठीक है, अप्रोप्रिएट मेजर्स लें। जबकि ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू फ्रॉड, हम पढ़ेंगे आगे कि क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। उसने कुछ प्रोसीजर्स परफॉर्म करने होते हैं, रिस्क देखना होता है, फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स चेक करने होते हैं, एनालाइज करने होते हैं कंपनी के अंदर जो एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और जो भी इसकी डिटेल्स है वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है जी। इसके बाद ये कॉन्सिक्वेंसेस की हमने बात की कि कॉन्सिक्वेंसेस फिर क्या होते हैं एक्सपेक्टेशन गैप की वजह से। तो हमने कहा जी क्लाइंट के जहन में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होती है, जिसकी वजह से वो ये समझते हैं कि ऑडिटर अपना काम जो है वो प्रॉपरली नहीं कर रहे, जिसकी वजह से उनको पेनल्टी होनी चाहिए, और फिर वो उन पर लीगल एलिगेशंस जो हैं वो प्लॉट करते हैं उनके अगेंस्ट। रेमेडीज़ यानी कि क्या किया जा सकता है इस एक्सपेक्टेशन गैप को रिमूव करने के लिए, इसकी हेडिंग ये भी हो सकती है, हाउ टू रिमूव एक्सपेक्टेशन गैप। ठीक है, तो इसमें हमने पढ़ा कि जो SECP और ICAP जैसी के प्रोफेशनल और लीगल बॉडीज़ हैं, ठीक है, ये कुछ स्टेप्स लेते हैं कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस के नाम से, कि कॉर्पोरेट यानी कि कंपनी को गवर्न करने के लिए कुछ कोड ऑफ एथिक्स कोड्स होते हैं, ठीक है, जिनको अप्लाई करते हुए हम एक्सपेक्टेशन गैप को रिमूव कर सकते हैं, रिमूव नहीं तो मिनिमाइज कर सकते हैं, जिसके अंदर ऑडिट रिपोर्ट और एंगेजमेंट लेटर जो है, ठीक है, ये हम आगे पढ़ेंगे ये क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो ये एक ऐसी डॉक्यूमेंट्स होती हैं जो कि प्राइमरी डॉक्यूमेंट्स होती हैं ऑडिट की, ठीक है, और इनके अंदर जब डिटेल्ड इंफॉर्मेशन लिख दी जाती है, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन लिख दी जाती है विद रिगार्डिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द बोथ पार्टीज़, ठीक है, मैनेजमेंट एंड द ऑडिटर, ठीक है, देन इट बिकम्स ईजी एंड क्लियरर टू द पब्लिक what are their respective responsibilities with respect to audit। ठीक है जी। और एट द एंड मकसद क्या होता है इस सबका, कि पब्लिक को अवेयर किया जाए, पब्लिक अवेयरनेस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा की जाए, ताकि मिसअंडरस्टैंडिंग का जो क्वोशंट है वो कम से कम हो सके, और मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होने की वजह से एक्सपेक्टेशन गैप बेसिकली दैट कुड बी मिनिमाइज्ड। ठीक है जी, ये हमारा आज का लेक्चर था। आई होप कि आपको सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो समझ आ गई होंगी। पीछे से लाजमी रिवाइज करते रहिएगा। जो लेक्चर्स होते हैं ना वो एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं। जब तक आप पिछला लेक्चर नहीं देखते, अगला लेक्चर देखते हैं, आपको समझ तो आती है, लेकिन उस लेवल की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती जितनी रिक्वायर्ड होती है फॉर द ऑडिट पेपर। तो लाजमी कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करते रहेगा। कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग करना, दैट शुड बी अ प्राइम इम्पोर्टेंस, ठीक है, और बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो सेकेंडरी हैं। प्रैक्टिस कम्स एट द एंड। उसके बाद आपके जो पास्ट पेपर प्रैक्टिस है दैट ऑल्सो कम्स एट द एंड, ठीक है। जो सबसे प्राइमरी कोर इम्पोर्टेंस जो आपने देनी है वो सिर्फ इस वक्त कॉन्सेप्ट्स को देनी है। कॉन्सेप्ट्स अगर आपके स्ट्रॉन्ग होंगे, उन पे आपकी ग्रिप होगी, ठीक है, तो जैसे मर्जी आपको क्वेश्चन आ जाएं, you should be able to and you will be able to answer them। ठीक है जी, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।